Hello everyone. So today is day 3 of our revision classes, and as per the detailed schedule and syllabus of our revision classes, आज का टॉपिक है वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विथ वेक्टर्स. तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो और वेक्टर के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे है ये वाला क्वेश्चन. तो ट्राई करो सब लोग इसको अपने से सोचने का भी. तो देखो इसमें रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज बोल रहा है कि इधर होगा. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. अब बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दो फोर्स का रिजल्टेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन दिस वे. ठीक है, मतलब ये जितना भी डायग्राम दिया हुआ है, इन डायग्राम में देखना है कि किस केस में रिजल्टेंट इधर हो सकता है. ठीक है, अब देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो फोर्स ऐसे है, मान लो ऐसे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए. मतलब F1 F2 का रिजल्टेंट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. तो ये सारा पॉसिबिलिटी है रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 का. ठीक ना, मतलब दो फोर्स अगर इस तरह करके है F1 एंड F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट लाई समवेयर इन बिटवीन F1 एंड F2. मतलब ये पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, अब उस हिसाब से देख लो. तो देखो पहला ऑप्शन में अगर देखोगे, पहला ऑप्शन में अगर देखोगे ध्यान से, तो इसमें देखो इन दोनों का रिजल्टेंट पहला ऑप्शन में कभी भी ऐसे तो नहीं हो सकता है, ऐसे. तो ये कभी भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दिस कैन नेवर बी द पॉसिबल रिजल्टेंट. ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट फिर कभी भी ऐसे तो नहीं हो सकता है. तो दिस कैन नेवर बी द पॉसिबल रिजल्टेंट. ऐसे कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. अब तीसरा डायग्राम में देखो, तो तीसरा डायग्राम में जो रिजल्टेंट है वो ऐसे हो सकता है, ऐसे. तो दिस इज पॉसिबल. तो दिस इज अ पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है, चौथा डायग्राम में अगर देखोगे तो रिजल्टेंट फिर कभी भी इस तरह से तो नहीं हो सकता है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. कहने का मतलब ये था कि हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस रेड लाइन के अलोंग लेना था, रेड लाइन के अलोंग. तो रेड लाइन के अलोंग रिजल्टेंट अगर पॉसिबल है तो वो सिर्फ सी वाले ऑप्शन में पॉसिबल है, सी वाले में. इसीलिए सी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट निकल के ये आया
कि जो पहला वाला ऑप्शन गिवन था, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन का अगर तुम बात करोगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन दोनों वेक्टर के बीच में होना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट ये सब हो सकता है। तो ये ब्लू वाला सारा पॉसिबिलिटी है फर्स्ट डायग्राम में रिजल्टेंट का। सेकेंड ऑप्शन में देखोगे तो ये सारा ब्लू वाला जो वेक्टर है, दिस कैन बी द पॉसिबल रिजल्टेंट। चौथा ऑप्शन में देखोगे तो दिस ब्लू कलर्ड वेक्टर्स कैन बी द पॉसिबल रिजल्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द नेक्स्ट दैट वी हैव। इसको पढ़ो पहले सब लोग। तो देखो इसमें जो बोलना चाह रहा है कि फिगर ए में, ये वाला है फिगर ए, तो फिगर ए में तुमको दो वेक्टर दिखा रहा है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज। तो बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कौन सा हो सकता है इस वाले फिगर से। तो फिगर बी में कौन सा पॉसिबल है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हमको ये वाला दिया हुआ है, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब तुमको माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को जैसे ही तुम माइनस करोगे तो देखो डायरेक्शन उसका पलट जाएगा इधर। तो ये होगा निगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब इसका उल्टा, ठीक है। अब जो ब्लू कलर से दो हम वेक्टर दिखा रहे हैं उसी का तुमको रिजल्टेंट निकालना है। तो ये वाला जो है ना, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वी फाइनल वेक्टर एंड निगेटिव ऑफ वी इनिशियल वेक्टर। तो ब्लू कलर का जो दो वेक्टर है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि बीच में देखो सम है, ठीक है। तो जो ब्लू कलर का दो वेक्टर हम दिखा रहे हैं उसका रिजल्टेंट अगर देखोगे तो वो ये सब हो सकता है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो उस हिसाब से देखोगे तो ए इज द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 3 फोर्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा पॉसिबल जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहां पे हमको 3 फोर्स दिया है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन और 1 न्यूटन। तो ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कि नहीं ये देखना है। तो देखो कॉन्सेप्ट हम ये यूज करेंगे कि अगर मान लो तुमको 2 वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी मैग्नीट्यूड का अगर 2 वेक्टर हो तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ये आर मान लो रिजल्टेंट है, तो आर इज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो सकता है वो ए प्लस बी होता है, और रिजल्टेंट का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है वो ए माइनस बी होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो तुमको 2 फोर्स दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरा का मैग्नीट्यूड 5 है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 + 5 हो सकता है, और रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तुम्हारा 3 हो सकता है। मतलब इन 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर पता है तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 7 है, मिनिमम मैग्नीट्यूड 3 है। अब सोच के देखो, अगर मान लो हम बोलते हैं कि एक ये 1 न्यूटन, दूसरा मान लो ये 1 न्यूटन, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या किए, एक ले लिए ये वाला, दूसरा ले लिए ये वाला। अब इन दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है और मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। तो 1 + 1 करोगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा, और 1 - 1 करोगे तो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 0। इसका मतलब ये तो हम बोल ही सकते हैं कि इन 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकता है, क्योंकि आर मैक्स था 2 और आर मिनिमम था 0। मतलब 0 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लिए कि 1 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम बोलेंगे कि तीसरा जो वेक्टर हमको दिया हुआ था, तीसरा तीसरा मतलब समझ लेना ये वाला तीसरा, तो इसको 1 बना दो। तो देखो क्या हुआ, 1 1 1। तो हम क्या किए, एक 1 यहां लिए, एक 1 यहां लिए, एक 1 यहां लिए। इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है जो गोला मारे हैं। कैसे, क्योंकि ब्लू वाले का जो रिजल्टेंट हुआ वो इधर हो गया, तो दोनों ब्लू मिला के ये रेड वाला, उसको देखो हम बैलेंस करवा दे रहे हैं इस ब्लैक वाले थर्ड वेक्टर से। तो ब्लू ब्लू का रिजल्टेंट इज 1, उसके उल्टा में ये ब्लैक वाला वेक्टर है। तो ये जो 3 वेक्टर तुमको दिया था 1 1 और 1, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। उसी तरह इसमें सोच के देखो, मान लो 2 बोले इधर, ठीक है, 3 मान लो हम बोले इधर, तो हम 2 ले लिए, 3 ले लिए।
इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट 5 हो सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट 1 हो सकता है। मतलब रिजल्टेंट कैन टेक वैल्यू इक्वल टू 4। मैक्सिमम रिजल्टेंट 2 + 3 और मिनिमम रिजल्टेंट 3 - 2। मतलब 1 और 5 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। तो लेट अस टेक रिजल्टेंट इक्वल टू 4। अब 4 जानबूझ के लिए हैं, देखो ये वाला। मतलब हम बोलेंगे कि तुम तीसरा वेक्टर इधर सोचो। तो देखो ये पहला वेक्टर हम ले लिए यहां 2, दूसरा वेक्टर हम ले लिए यहां 3 और तीसरा वेक्टर हम यहां ले लिए 4। तो जो ब्लू ब्लू कलर था उसका रिजल्टेंट मिला के ये हो गया रेड वाला विच इज 4। तो 2 और 3 का रिजल्टेंट 4, उसके उल्टा में हम लगा दिए ये ब्लैक कलर वाला वेक्टर जो कि 4 है। तो ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल कर जाएगा, तो रिजल्टेंट कैन बी 0। तीसरा में सोचो, तीसरा में देखो ऐसे सोच सकते हो 2 इधर 3 इधर, ठीक है, और 5 को इधर कर दो। देखना वही लिए हैं 2, ठीक, फिर 3, फिर 5। तो अब देखो ये 2 और 3 मिला के क्या हुआ 5, और इधर भी एक 5 है उल्टा में, तो कैंसिल करके 0 हो सकता है। तो सी भी पॉसिबल है। अब डी ऑप्शन में सोचो, डी ऑप्शन में 2 और 3 का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है 5, और मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है 1, ठीक है। मतलब 2 और 3 अगर लोगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट 5 हो सकता है, जो कभी भी इस 6 को कैंसिल नहीं कर पाएगा। या तुम ऐसे सोच के देखो, अगर मान लो हम 3 और 6 को लेके चले, 3 और 6, मतलब हम मान लें कि 3 और 6, तो 3 और 6 का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा 9, मिनिमम रिजल्टेंट 3। तो मैक्सिमम 9 मिनिमम 3, जो कभी भी 2 को कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 और 6 का रिजल्टेंट कभी 2 हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये क्लियर दिख रहा है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट कैन नेवर गिव 0 रिजल्टेंट। तो लास्ट वाला ऑप्शन में 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है. एक बार इसको पढ़ो, फिर हम सॉल्व करते हैं. तो इसमें देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर और g वेक्टर. तो एक है ये वाला विच इज v वेक्टर, और ये है दूसरा वाला विच इज g वेक्टर. तो इसको तुमको i और j में रिप्रेजेंट करना है, i और j में. ठीक है, तो देखो v वेक्टर को अगर ध्यान से देखोगे तो v वेक्टर बेसिकली ऐसे है, दिस एंगल इज 37 डिग्री. तो इसका दो कंपोनेंट होगा, v cos 37 और दूसरा इधर आएगा v sin 37. ठीक है, तो v वेक्टर को लिखोगे v cos 37 i कैप प्लस v sin 37 j कैप. तो यही हो गया v वेक्टर इन द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब g वेक्टर के बारे में सोचो. तो देखो पहला डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा g वेक्टर जो है, g वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड. तो g वेक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो अगर g वेक्टर को लिखना है तो बोलेंगे g है अलोंग निगेटिव y एक्सिस, g अलोंग निगेटिव y एक्सिस. ठीक है, इसी तरह आप नीचे वाला डायग्राम में आ जाओ. नीचे वाला डायग्राम में, तो नीचे वाला डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा x एक्सिस इस बार अलोंग द इंक्लाइन लेना है. तो x एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन और y एक्सिस लेना है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन. ये ना है. तो v का एक कंपोनेंट इधर v cos 30 और दूसरा होगा v sin 30. तो v का दो कंपोनेंट. तो v वेक्टर को अगर लिखोगे तो वो होगा v√3/2 i कैप प्लस v/2 j कैप. ठीक है, अब इसी तरह सोचो g वेक्टर. तो g वेक्टर देखो ऐसे है वर्टिकली डाउनवर्ड, और यही तुम्हारा बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन वाला लाइन है, इंक्लाइंड प्लेन वाला लाइन. तो यहां पे भी एंगल देख लो. तो एंगल अगर देखोगे तो ये कितना आएगा 30 डिग्री, है ना. तो अब g का दो कंपोनेंट सोचो. तो एक इधर होगा g cos 30 और दूसरा इधर आएगा g sin 30. ठीक है यहां तक. तो ये है निगेटिव x के लॉन्ग, इसीलिए लिखेंगे g वेक्टर इज माइनस g/2 i कैप, और दिस इज अलोंग निगेटिव y एक्सिस, इसीलिए फिर माइनस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट का ये आंसर है और ये आंसर है, और दूसरा पार्ट का एक ये आंसर है और एक ये आंसर है. तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में
हम लोगों को वेक्टर को लिखना था। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So this is the next one we have. तो इसमें मेन दो वेक्टर के बीच एंगल का बात कर रहा है। तो देखो एक वेक्टर ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो दिस इज द वन वेक्टर दैट वी हैव, और दूसरा वेक्टर इस वाले को बोल रहा है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल तुमसे पूछा है। देखो एंगल निकालने का बेस्ट तरीका है डॉट प्रोडक्ट। तो लेट अस फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ये निकालो, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट याद होगा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको उठा के यहां डाल दो और इस वाले को उठा के यहां डाल दो, ठीक है। तो देखो क्या बना। तो आर के जगह लिख दो -i प्लस 1/3j प्लस के डॉट, एस वेक्टर लिख दो xi प्लस 3j प्लस x माइनस 1 इंटू के, ठीक है। तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका याद करो। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जे का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, फिर के का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, के का कोफिशिएंट,
अब अगर ध्यान से देखो तो x भी कट गया, 1 भी कट गया, मतलब 0 इक्वल टू आर एस कॉस थीटा आया। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, कॉस मस्ट बी 0, और कॉस जब भी 0 होता है तो एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया लाइज बिटवीन 60 एंड 120, इसीलिए सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। क्लियर होगा सबको? ओके, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो बोल रहा है कि एक फोर्स लगा रहा है एफ, अ फोर्स एफ इज बीइंग अप्लाइड एट पॉइंट ए, और ए अगर ध्यान से देखो तो दिस इज अ पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, ए इज अ पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, तो 5, 0, 6 होगा। अब ए पॉइंट पे देखो एक फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉइंट बी, तो फोर्स ए पे लगा रहा है टुवर्ड्स बी। बी का कोऑर्डिनेट सोचो, बी का कोऑर्डिनेट तो ये होगा 2, 12, 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिख लिए।
अब एक काम करो, तुमको ए का कोऑर्डिनेट पता है, तुमको बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो राइट ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मतलब होगा बी के कोऑर्डिनेट से ए का कोऑर्डिनेट घटाओ। तो बी के कोऑर्डिनेट से ए का कोऑर्डिनेट घटाओ। तो बी के कोऑर्डिनेट से ए का कोऑर्डिनेट घटाना है। बी के कोऑर्डिनेट से ए का कोऑर्डिनेट घटाना है। ठीक है, तो देखो ए बी वेक्टर क्या बन गया, -3i प्लस 12j -4k, ये ना होगा ए बी वेक्टर। अब इसमें क्या करो, लेट अस फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर। तो लेट अस फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो आ गया 1/13 -3i प्लस 12j -4k होगा। मतलब हमको यूनिट वेक्टर पता है अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो वी नो अ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। अब वेक्टर में तुम लोग सीखे हैं, याद होगा कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन करके लिख सकते हैं। मतलब इफ यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कोई भी वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। तब यहां वैल्यूज पुट कर दो। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 130 और यूनिट वेक्टर आया था 1/13 -3i प्लस 12j -4k। तो देखो लास्ट में हमको क्या बचा, 10 -3i प्लस 12j -4k, ये ना बचा। अब इसको क्या करो ना, इस वाले से कंपेयर कर दो, इस वाले से। तो इस वाले को इस वाले से कंपेयर करो। तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो देखो अल्फा के जगह हम बोलेंगे -3 को, अल्फा के जगह -3। ठीक है, फिर बीटा के जगह बोलेंगे +12 को। ठीक है, और फिर गामा के जगह बोलेंगे -4 को। तो इस तरह से हमको आ गया कि अल्फा है -3, बीटा है +12 और गामा का वैल्यू है -4। तुमको देखो पूछा क्या था, तुमको पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो। कितना आ गया ये 5। यही 5 इसका आंसर होगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। ठीक है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So this is the next one we have on projectile motion. So this question belongs to the topic projectile motion. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, ठीक है। फिर हम लोगों को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो कि ये वाला है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो इसका डायग्राम सोचो, मान लो इधर x, इधर मान लो y, और तुम किसी पार्टिकल को यहां से फेंका, ठीक है। तो इसका पाथ हम लोग सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है। तो मान लो 0 टाइम पे ओरिजिन पे था और t टाइम पे मान लो यहां आ गया। तो ये जो चीज है ना, ये इसी को क्वेश्चन बोलना चाह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये तुमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो चीज है ये वाला, इसको बोलना चाह रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो इसमें अगर देखेगा तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है, u का वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है, ठीक है। एक्सिलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन इज 0, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन इज -g। अब लेट अस यूज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन x एंड y डायरेक्शन सेपरेटली। तो ax तो 0 है, देखो ax का वैल्यू 0 है, तो ये बन गया x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो x डिस्प्लेसमेंट है x, तो sx के जगह x लिख दिए। अब देखो तुमको जो इक्वेशन दिया हुआ था ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो अपने इस इक्वेशन को। कंपेयर करने का मतलब ये है कि u cos थीटा विल बी इक्वल टू 36, u cos थीटा विल बी इक्वल टू 36, ठीक है। सिमिलरली अप्लाई फॉर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, सब वैल्यू पुट करो। तो sy हो गया y, uy है u sin थीटा, और ay का वैल्यू है -g, तो g के जगह ले लो 9.8, ठीक है। और इसको ना इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो इन दोनों को अब कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब ये वाला जो चीज है वो 48 के बराबर, और ये तो खैर दिख ही रहा है -4.9, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो निकल के आया u sin थीटा इज 48, u sin थीटा इज 48, ठीक है। यहां तक अब देखो हम लोग के पास दो काम का इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये वाला और ये वाला को
स्क्वायर और ऐड करो तो देखो क्या बनेगा। तो यहां से अपना u आ जाएगा। ठीक है, तो u का वैल्यू दिया है 60। इसका मतलब u स्क्वायर यहां से देखोगे ना तो ये 3600 आना चाहिए। u का वैल्यू 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन से गिवन डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करके u का वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। तो इस क्वेश्चन में तुमको दो ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो दो ट्रेजेक्ट्री इस क्वेश्चन में गिवन है।
तो ट्रेजेक्ट्री बी का मैक्सिमम हाइट है मान लो एच बी, ठीक है। तो एच बी इज मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रेजेक्ट्री बी, और एच ए मान लो है मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रेजेक्ट्री ए। तो डायग्राम से देखो एक चीज तो दिख ही रहा है कि एच बी बड़ा है एच ए से, ठीक है। क्वेश्चन में देखो बोला है सेम स्पीड से फेंका है, तो दोनों केस में स्पीड सेम ले लो, ठीक। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो ये होता है u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखो उसी फॉर्मूला को हम यूज कर दिए। तो यहां से देखो एक चीज तो क्लियर है कि u साइन थीटा b का ज्यादा है u साइन थीटा ऑफ a के कंपैरिजन में, बोल सकते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो 2u साइन थीटा बाई जी होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा हो गया ये सोच लो। तो ये जो हम लिखे हैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ट्रेजेक्ट्री बी का, और ये जो हम लिखे हैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ट्रेजेक्ट्री ए का। मतलब ट्रेजेक्ट्री बी का टाइम ऑफ फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री ए के टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा है। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग ए और बी ऑप्शन के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो ए और बी ऑप्शन के बारे में सोचो कौन सा सही हुआ। सोचे सब लोग। तो देखो यहां निकल के यही आया कि बी का टाइम ऑफ फ्लाइट ए से ज़्यादा है, मतलब टी बी इज ग्रेटर दैन टी ए। तो एक काम करते हैं, टी ए को मान लेते हैं लेट से 2 सेकेंड, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो टी बी कुछ होगा 3 सेकेंड। अब इसको ऐसे इंटरप्रेट करना, टी बी बड़ा है टी ए छोटा है। तो देखो एक पाथ था ये वाला, ठीक। इस पाथ पे अगर देखोगे तो मान लो 0 टाइम पे बी वाला को तुम फेंका, ये बी का बात कर रहे हैं। तो 3 सेकेंड पे वो यहां जाके लैंड किया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम 3 सेकेंड माने हैं बी का, ठीक है। अब ऐसे सोचना दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला भी 3 सेकेंड पे ही यहां पहुंचा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है दे अराइव एट द सेम टाइम, दे अराइव एट द सेम टाइम। मतलब ए वाला भी 3 सेकेंड पे ही यहां पहुंचा है, लेकिन ए का टाइम ऑफ फ्लाइट देखो 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड लगना चाहिए इस पाथ में, और 3 सेकेंड पे वो यहां है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको यहां से 1 सेकेंड पे फेंका गया होगा, 1 सेकेंड पे। मतलब ए वाला पार्टिकल को 1 सेकेंड पे फेंका, 3 सेकेंड पे लैंड किया, 2 सेकेंड उसको टाइम लगा, यही हुआ। बी वाले को 0 सेकेंड पे फेंका, 3 सेकेंड पे लैंड किया, उसको 3 सेकेंड लगा। तब यहीं से पकड़ लो कि किसको बाद में फेंका गया था। तो ए वाले को बाद में फेंका गया है, मतलब बी वाले को पहले फेंका है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पार्टिकल बी हैज बीन प्रोजेक्टेड अर्लियर, ठीक। दूसरा चीज देखो रेंज,
तो रेंज तो दोनों का सेम ही है, रेंज दोनों का सेम है। तो ए और बी दोनों के लिए रेंज क्या है, सेम है। और रेंज जब भी सेम होता है तो टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, एंड दे मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो रेंज जब भी सेम होगा और सेम जगह से अगर फेंकेगा तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, मतलब एक थीटा ए दूसरा थीटा बी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम पक्का 90 होना चाहिए। इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। डी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डायग्राम से क्लियर दिख रहा है थीटा बी बड़ा है, थीटा ए छोटा है। तो थीटा बी बड़ा है, थीटा ए छोटा है, ये डायग्राम से दिख रहा है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
ठीक है, कॉपी हो गया ना? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों तुमको गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखो पाथ का बात किया है। पाथ, तो पाथ का जब भी बात करेगा ना, तो तुम ध्यान में रखना, यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब ये हुआ कि एलिमिनेट टाइम फ्रॉम द इक्वेशंस। तो टी को हटाओ और एक्स और वाई को रिलेट करो। तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2t प्लस 4t² इज एक्स माइनस 2। ठीक है, और वाई को ऐसे सोचो, y इज ट्वाइस ऑफ 2t प्लस 4t² बोल सकते हैं। अब इसको रिप्लेस करो, इस वाले को, इसको रिप्लेस करो इससे, इससे। तो देखो रिलेशन क्या बन गया, तो y आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस वाले के जगह ये वाला हम लिख दिए हैं, तो इस वाले के जगह ये वाला लिख दो। तो देखो ये जो इक्वेशन निकल के आया ना, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए पाथ भी स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ भी स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो एक्सिलरेशन का बात किया है, एक्सिलरेशन का। तो एक्सिलरेशन निकालने का तरीका हम लोग सीखे हुए हैं। अगर तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट से एक्सिलरेशन आ सकता है। तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इस पूरे टर्म को उठा के यहां डाल दो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो ये इतना हो गया। फिर हम ए एक्स निकालेंगे, तो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। इसको उठा के यहां डाल दो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। तो देखो ये आ गया 8। ऐसे ही सेम काम वाई डायरेक्शन के लिए करो। तो वाई कोऑर्डिनेट देखो हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से सबसे पहले हम निकालेंगे वी वाई, वो होगा डी वाई बाई डी टी। मतलब इस कोऑर्डिनेट को उठा के यहां डाल दो, तो देखो ये हो गया 4 प्लस 16t। फिर निकाल लो ए वाई, तो वो होता है डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। इसको यहां लाके पुट करो, तो ये हो गया 16। मतलब देखो क्या हो गया, वी नो एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल along x डायरेक्शन, वी नो एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल along y डायरेक्शन। अब इन दोनों से तुम एक्सिलरेशन निकाल सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। तो ये जो भी आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू होने का मतलब है कि मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, इसीलिए ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। तो ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी हो गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, इसमें प्रोजेक्टाइल का ही बात कर रहा है और इसमें बोलना ये चाह रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टली एयर फ्लो करे तो विच ऑफ द फॉलोइंग गेट अफेक्टेड। तो अगर हॉरिजॉन्टल में एयर फ्लो करे तो कौन सा क्वांटिटी अफेक्ट होगा। तो इसको ऐसे सोचना, मान लो हम यू से फेंके, ठीक है, और सिर्फ ग्रेविटी का असर हम लेते हैं, सिर्फ ग्रेविटी का असर, ठीक है। और एक सिचुएशन सोचो, हम यू से फेंकें, इसमें एयर फ्लो के चलते मान लो इसको एक एक्सेलरेशन इधर मिल गया, तो दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू एयर फ्लो, और ग्रेविटी के चलते ये एक्सेलरेशन मिला। तो देखो, पाथ तो फिर देखने में वैसे ही होगा, पाथ देखने में फिर वैसे ही होगा, लेकिन इस बार एयर फ्लो के चलते हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी है। टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर बात करो तो देखो, इधर मान लो y, इधर मान लो x, इसमें मान लो y, इसमें मान लो x, ठीक है। तो इसमें देखोगे ये मान लो थीटा, तो ux है u cos थीटा, uy है u sin थीटा, ठीक है। ax है a, ay है g। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ए से बी जाने में, तो ए से बी जाने में y डिस्प्लेसमेंट जीरो करो, ए से बी जाने में y डिस्प्लेसमेंट जीरो करो, ठीक है। तो देखो ये होगा जीरो इक्वल टू यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और ए वाई को माइनस जी लिखना, ए वाई को माइनस जी, ठीक है। तो प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट वही आ रहा है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट है जो इस केस में भी होता था, नहीं, इस केस में जो होता था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो चेंज नहीं किया। अब रेंज पे आते हैं। तो रेंज का मतलब है एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो रेंज का मतलब है एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिखो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो टाइम निकाले हो ना, इसको उठा के यहां डाल दो, यहां पे, ठीक है। और इसमें जब तुम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते थे, सॉरी रेंज जब लिखते थे, यहां पे रेंज, तो यहां पे रेंज होता था, याद करो, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला। और ध्यान से अगर मिला के देखो तो यहां रेंज इतना ही है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन यहां रेंज देखो क्या है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। इसीलिए रेंज तो अफेक्ट हो गया, रेंज अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब वर्टिकल हाइट का बात सोचो, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, ठीक है। वर्टिकल में जितना भी तुम इक्वेशंस लिखोगे वो अनअफेक्टेड रहेगा, वर्टिकल में जितना भी इक्वेशंस लिखोगे वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिलरेशन जी है, यहां भी वर्टिकल एक्सिलरेशन जी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां भी यू साइन थीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां भी यू साइन थीटा है। तो वर्टिकल में तुम जितना भी इक्वेशंस लिखोगे वो इक्वेशंस चेंज नहीं करेगा, मतलब एच भी यहां पे वही होगा जो एच यहां पे होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इक्वेशन चेंज नहीं करेगा,
मतलब मैक्सिमम हाइट विल नॉट गेट अफेक्टेड। अब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट सोचो, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट यहां पे, तो यहां पे मान लो वेलोसिटी v है, ठीक है। तो तुम ए टू सी सोचो, ए टू सी, ए टू सी, तो ए टू सी जब देखोगे ना तो ये इक्वेशन यूज करो। तो वी एक्स मतलब हो गया v, यू एक्स मतलब u cos थीटा, और ए एक्स का मतलब a। और यहां पे अगर बात करोगे तो ये याद करो u cos थीटा होता था, मतलब इस केस में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज u cos थीटा, लेकिन इस केस में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज u cos थीटा प्लस समथिंग, ये एक्स्ट्रा आ गया, मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विल गेट अफेक्टेड। तो इसका जो है बी और डी करेक्ट है, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको पढ़ो पहले सब लोग। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फील्ड है, फील्ड, ठीक है, फील्ड इज ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल। तो स्लोप ऑफ द हिल जो है ना, वो देखो इस डायग्राम में इससे दिखा रहा है, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ द हिल, ठीक है। फिर बोला है एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल। तो देयर इज अ वर्टिकल पोल ऑन द स्लोप ऑफ द हिल। तो ये जो दिखा रहा है ना, ये वाला, ये एक वर्टिकल पोल है, दिस इज अ वर्टिकल पोल, ठीक है।
तो वर्टिकल पोल के टॉप से वाटर जेट V0 स्पीड से फील्ड के तरफ फेंक रहा है। तो इरिगेशन पर्पस के लिए एक पोल लगाया है। अब पोल के टॉप से वाटर जेट फील्ड के तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये जो वाटर जेट है ये कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा, ऐसे। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है, वाटर स्ट्राइक्स द फील्ड परपेंडिकुलरली। मतलब यहां पे वाटर जेट का जो स्पीड होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ द हिल। मतलब पूरा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है। तो इसमें एक काम करो सब लोग, सुटेबल एक्स और वाई एक्सिस लो। तो मान लो एक्स ले लेते हैं पैरेलल टू स्लोप ऑफ द हिल, और वाई ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ द हिल। तो वाई इज परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ द हिल। ठीक है। सब एंगल 45 होगा, ऑल एंगल्स आर 45। तो पहले V0 का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालो। तो लेट अस फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्पीड। ठीक है। एंगल जब 45 होता है तो cos 45 sin 45 सब बराबर है। अब एक्सिलरेशन अगर ध्यान से देखोगे, एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सिलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे ना एक्सिलरेशन। इसका एक्स और वाई कंपोनेंट सोचो। तो एक्स कंपोनेंट इधर और वाई कंपोनेंट इधर होगा। तो ए एक्स हो गया -g/√2 और ए वाई हो गया +g/√2। ठीक है यहां तक। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करो कि फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 है। तो इक्वेशन लिख दो। ठीक है। तो ux ax का वैल्यू उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करो। तो यहां से देखो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मतलब कितना देर में पानी फील्ड तक पहुंच जाएगा। क्लियर यहां तक। ठीक है। अब एक डाटा देखो इसमें और दिया है, पोल का हाइट गिवन है 15 मीटर। मतलब ये हाइट तुमको गिवन है, पोल का हाइट गिवन है 15 मीटर। तो ये देखो 15 मीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ, ये वाला, ये लेंथ निकालो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग ये लेंथ निकाल लेते हैं, ये लेंथ, ये लेंथ। ठीक है। तो ये लेंथ सोचो क्या होगा। तो ये होगा 15 cos 45, 15 cos 45। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां से यहां जाने में y डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये है, y डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में y डिस्प्लेसमेंट ये है। तो अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाओ। तो ये होता है uy इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ay इंटू t²। इसमें ले जाके सारा वैल्यू डाल दो। तो uy का वैल्यू V0/√2, ay का वैल्यू g/√2, और टाइम ऑफ फ्लाइट देखो तुम इधर निकाला है, तो इसको लाके t के जगह पुट कर दो। तो तुमको देखो इक्वेशन क्या बना। तो V0/√2 इंटू V0/g प्लस हाफ g/√2
इंटू v0² इज 15/√2। ठीक है, यहां से वी विल सॉल्व फॉर v0। यहां से हम लोग v0 निकाल सकते हैं। आंसर इसका सी दिया है, इसका मतलब v0 10 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। v0 शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक,